जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए फिर से जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। चलिए आंसर बताएंगे। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक। यहाँ पे लिख देते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ज्ञात्रिक में। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ज्ञात्रिक इस तरह से होगा। और जन्म कहाँ हुआ था पूछा जाता है, वैशाली में। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। सभी को यहाँ पे लिख देते हैं, वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करने के लिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो सेनिया किसे कहा जाता था, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बिंबिसार को। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने। तीसरा प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, भारतीय और ग्रीक शैली के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा गांधार शैली, याद रखेंगे। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गांधार शैली। आगे देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, गुप्त काल में। ध्यान रखेंगे, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जाता है, ये कहाँ है, अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन सभी फैक्ट को याद रखना है। यहाँ पे सही जवाब होगा हरी केली। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, हरी केली। छठा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब को। याद रखेंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ है, सिकंदरा में है। इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इस क्लास में 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकालना नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे उस वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके भी जा सकते हैं डायरेक्ट उस क्लास पे।
तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सही जवाब है वीणा। याद रखेंगे कौन सा है, वीणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसके अंत में राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में क्या होता है, 10 के आधार पर जनगणना, और भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी ध्यान से सुना होगा तो हमने आपको बताया था सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। किसने किया था, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे सभी बच्चों का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जो कि नाम था तात्या टोपे, इनका मूल नाम क्या था। बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको याद रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। यहाँ पे सही जवाब है रामचंद्र पांडुरंग। याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत में, आप लोग कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना है। और इन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इन्हें, और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1828 में, यहाँ पे 1928 हुआ, ठीक है, 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। कुछ बच्चे अभी कमेंट करेंगे दक्षिण अफ्रीका, तो देखिए ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं दिया हुआ है। तो आपको लेकिन याद रखना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है सबसे पहले किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं है। भारत में कहाँ किया था, तो चंपारण में। कब किया था, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, और ये भारत में पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का 1917 में। याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर दक्षिण अफ्रीका हो तो आपको दक्षिण अफ्रीका आंसर बताना है। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित थे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और एक पूछा आता है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध
निम्नलिखित में से किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ओजोन परत क्षरण रोकने से है, याद रखेंगे। अब ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर समताप मंडल में मिलता है और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे कि आप सभी को पता है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झार, सभी लोग जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो उड़ीसा, बाकी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सभी है। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग ये होता है मीथेन से, और मीथेन गैस कहाँ से निकलता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था धान की फसल से या धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। इसीलिए धान की जो फसल है ये जिम्मेवार कारक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इन चारों ऑप्शन में ध्यान रखना है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, सूत्र होता है CH4। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? महानंदा, याद रखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन से है जो त्रिबंध बनाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। अब देखिए बाहरी कक्षा में 5 है, अष्टक पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये 3 बंध बनाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? बंदरगाह के बारे में हमने आपको बताया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह पूछे, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? जो कि गुजरात में है, तो याद रखिएगा ये है कांडला। और गहरा बंदरगाह पूछे विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। सबसे बड़ा मुंबई है और ज्वारीय है कांडला। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कोच्चि। ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखेंगे। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट किया गया है। डेली सुबह 10 बजे से उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे जो ये बच्चे सेल खड़ी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है सेल खड़ी से। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताएंगे। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के तहत मिला था?
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, सभी बच्चों को आंसर करना है तभी आपका रिवीजन होगा। तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है न्यूट्रॉन, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु बताना है। एक अधातु भी पूछा जाता है, तो चलिए आपको दोनों बता देते हैं। सबसे पहले आंसर बताइए, धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में मिलता है? तो बहुत ही आसान है, ये है पारा। और वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में है? ब्रोमीन। अगर धातु पूछे पारा और धातु पूछे ब्रोमीन। अदिश राशि कौन नहीं है? देखिए सदिश अदिश के बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, और अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो अदिश राशि कौन नहीं है? तो देखिए कार्य क्या है? अदिश है। ताप भी अदिश है, चाल भी अदिश है, लेकिन संवेग क्या है? ये सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? अब बताना है सदिश राशि कौन नहीं है। इनमें से 3 सदिश राशि है जबकि एक अदिश राशि है। तो बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या होगा? ऊर्जा। ऊर्जा सदिश नहीं है, बाकी त्वरण, बल, विस्थापन ये सभी सदिश है। शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ड्राई आइस पूछा जाता है, क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ही बोला जाता है शुष्क बर्फ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, फटाफट से आंसर बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखेंगे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? देखिए यहाँ पे आ गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये सभी बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बेसिक से भी रहता है। तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। मार्स गैस कहलाता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। मार्स गैस कहलाता है जो धान के खेत से निकलता है। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। मार्स गैस सूत्र होता है CH4। तो आंसर क्या होगा? मीथेन। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। किस लेंस का काम में लिया जाता है? दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस का। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दोनों याद रखना है। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, यानी फ्यूज का सिद्धांत जो है ये किस पर काम करता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये काम करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये है Na2CO3, याद रखेंगे। जबकि NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है
और इसका नाम होता है खाने वाला सोडा, और ये है सोडियम यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि NaOH ये क्या है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस रोग के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का, याद रखेंगे। एक्स किरणों का खोज किसने किया था, एक्स किरण की, रोंटगन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, और अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, याद रखेंगे, ये किया था किसने, खुराना ने। आगे देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, याद रखेंगे, लैमार्क ने। किसने, लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप है सार्वत्रिक दाता, डोनर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये है O, और अगर सर्वग्राही पूछे तो AB। आगे देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ से आपको एक प्रश्न याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः होता है 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ध्वनि का वायु में वेग है, याद रखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1930 में। दूध किसका उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए, पूछा हुआ प्रश्न है, दूध किसका उदाहरण है। तो दूध क्या है, इमल्सन का उदाहरण है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा को इंक्रीज किया जाता है स्टील में कठोरता के लिए। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को, याद रखेंगे। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो रखा गया था, बेसिक लेवल का प्रश्न था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल याद रखेंगे, और नींबू में साइट्रिक अम्ल, पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग कमेंट करके बताइए सेब में और इमली में कौन सा अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं हीरा में कार्बन, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी है। यहाँ पे सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आखिरी प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सूर्य पर जो ऊर्जा है इसका निर्माण किससे होता है, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।